गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था, आखिर में वेक्टर होता है क्या है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं और आज का सेकेंड लेक्चर बनने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर को सीखना चाहते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल को कैसे निकालते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी जान लेंगे। पिछले क्लास में वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी कि वेक्टर होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और दूसरी बात डायरेक्शन होनी चाहिए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक को यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको नोट किया जाए। इफ़ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू itself then the same ओरिजिनल वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ, इस लाइन को समझते हैं यहाँ पे कि इफ़ अ वेक्टर इज शिफ्टेड, अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्टेड मतलब समझते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह। पैरेलल, कैसे शिफ्ट करना है, कंडीशन भी दिया हुआ है पैरेलल। अगर अपने आप में वो पैरेलल है तो सेम ओरिजिनल वेक्टर की तरह काम करेगा। जो पहले वाला काम कर रहा था वही काम ये करेगा। समझते हैं, सबसे पहली बात ये समझते हैं कि पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर किसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम हो, दैट इज पैरेलल वेक्टर। अब तो समझ में थोड़ा सा आ गया होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। इसका सर डायग्राम कैसा होगा, तो देखिए पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, दोनों की डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है दोनों वेक्टर, तो ये दोनों आपस में कैसा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। इसका यूज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही बातें यहाँ पर लिखा गया, अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो अपने आप में सेम ओरिजिनल वेक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मान लेते हैं आपने एक वेक्टर बना दिया, और इस वेक्टर को सोचते हैं कि कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। गलती से आपने यहाँ बना दिया। घर को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। घर में का सामान शिफ्ट होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होती है कि वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसकी कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपने आप में पैरेलल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे वेक्टर बना दिए हैं, अगर हम इस वेक्टर को फिर से उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये दोनों वेक्टर अपने आप में क्या है, पैरेलल है। जो काम ये कर रहा है वही काम ये करेगा। ये दोनों वेक्टर अपने आप में क्या कहलाएगा, पैरेलल। क्या अगर हम नीचे बनाएंगे तो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, बिल्कुल हाँ कहलाएगा। जरूरी नहीं है बाबू पैरेलल होने के लिए इसके बगल में खड़ा होनी चाहिए, नहीं, इसके नीचे हो चाहे ऊपर हो, दाएं हो चाहे बाएं हो, सब अपने आप में क्या है, पैरेलल वेक्टर है। क्योंकि पैरेलल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये वाला पैरेलल नहीं होगा। अगर इस तरह से लाइन बना दें तो पैरेलल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये ऐसा भी नहीं होगा पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ कुछ झुका हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं। अब तो समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वेक्टर ऐसे होता है। अगर इसको आप शिफ्ट कर देते हैं तो अपने आप में सेम ओरिजिनल वेक्टर की तरह होता है। अब समझते हैं इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में यूज करने के लिए ज़रा यहाँ समझते हैं इस बात को कि कैसे किया जाएगा। तो समझना यहाँ पे, जैसे मान लो, जरा समझना यहाँ पे, ये सरफेस है, सरफेस समझ गए ना। मान लीजिए ये रोड है और सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सरफेस पे एक ब्लॉक है। अगर हम इस ब्लॉक को, पिछले क्लास शायद आपको याद होगा कि अगर हम इसमें एरो डाल देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक को इधर जा रहा है, मतलब कोई ब्लॉक को इधर खींच रहा है। अगर इसी डायग्राम को फिर से यहाँ बनाकर अगर आपको समझाया जाए, इस डायग्राम में आपने क्या सीखा,
तो इस डायग्राम में आपने सीखा कि ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ब्लॉक किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड। लेकिन अगर इस ब्लॉक में अगर यहाँ पे एक ब्लॉक बना दें और इसको इधर से फोर्स लगाएं, तब आपको बताना है कि इस ए ब्लॉक किधर जा रहा है। आप भी बोलोगे सर ये भी तो उधर ही जा रहा है जिधर ये जा रहा है, मतलब दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फोर्स लगाने की अंदाज़ा हम लोग को फोर्स लगाने का जो तरीका है वो बदल लीजिए। इसमें खींचा जा रहा है और इसमें धकेला जा रहा है। ये पुशिंग फोर्स है और ये पुलिंग फोर्स है। लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों अपने आप में कैसा है, पैरेलल वेक्टर है। वहीं बोला गया कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाएगा तो सेम ओरिजिनल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, जो पहले कर रहा था वहीं ये भी करेगा। मतलब दोनों वेक्टर जो आपका कैसा वेक्टर कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। यानी हम वेक्टर को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, बशर्ते उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आ गई ये बात? चलो इस पॉइंट को नोट किया जाए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया ना, इसका यूज हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक का हेडिंग दिया जाए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ज़रा समझते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। चलो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि हम वेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन लाइन के बारे में तो जानते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एंगल कब बनता है, एंगल तब बनता है जब दो लाइन का मिलन कहीं पे हो, जहाँ पे दो लाइन मिलता है वहीं पे तो एंगल बनता है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से बात समझिए, अगर इस लाइन में एरो लगा देंगे तो वेक्टर हो गया। मतलब जहाँ पे दो वेक्टर आपस में मिलेगा वहीं एंगल बनाता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि एंगल को आखिर में कैसे निकालते हैं। और पिछले क्लास याद करना है कि इस तरह की जो लाइनें होती है इसको हेड बोलते थे और इसको टेल बोलते थे। ये हेड था और ये पीछे वाला क्या है, टेल है। तो यहाँ पे आपसे अब पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब कहने का मतलब दो वेक्टर आपको दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। दो वेक्टर मान लो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा है ए और एक वेक्टर मान लो यहाँ पे है बी। दो वेक्टर है आपके पास, इसका नाम है ए वेक्टर और इसका नाम है बी वेक्टर। और सवाल पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कैसे निकालोगे? ज़रा सोचो तो। क्या पहली बात हम अभी एंगल यहाँ बता सकते हैं? तब का जवाब होगा नहीं सर। क्यों एंगल नहीं बता सकते हैं? क्योंकि दोनों लाइन का मिलन तो हुआ नहीं है। तो जब दोनों लाइन का मिलन हुआ नहीं है तो एंगल तो नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरीका को अपनाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर मतलब वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके, वेक्टर को क्या करना है बाबू, पैरेलल शिफ्ट करना है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम इसको क्या अगर हम उठाकर इसके पास लेकर चले जाएंगे तो एंगल ही बन जाएगा, तो पैरेलल चला गया। चाहे इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको यहाँ से उठाइए और इसको इसके पास लेकर चले जाइए, पैरेलल, एंगल बन गया कि नहीं। तो यही आइडिया यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आइडिया कैसे यूज करेंगे ज़रा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी चीज़ को समझिए। यहाँ पे दो वेक्टर है मान लेते हैं, दोनों वेक्टर अगर अलग अलग है तो यहाँ एंगल तो बना नहीं सकते हैं। तो एंगल बनाने के लिए कि तो इसको इसके पास लेकर चले जाइए तब एंगल बन जाएगा, चाहे इस वाले को इसके पास लेकर चले जाएंगे तब एंगल बन जाएगा। तो ये वेक्टर आपस में पैरेलल स्पेस में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। समझ में आ रही है ना समझ में? चलिए, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि इस वाले वेक्टर को ए को किसके पास लेकर चले जाते हैं, बी के पास। तो यहाँ समझते हैं, मतलब जैसे बी था वैसे है, जितना झुका हुआ था वैसा ही है, ये बी है और ए को हमने उठाया और इसके पास लेकर चला गया। तो जैसे ही लेकर जाएंगे तो यहाँ पे दोनों का मिलन हुआ कि नहीं, किसी न किसी पॉइंट पे मिलन हुआ है। और मिलन हुआ है तो ज़रा समझेंगे कि इस वाले वेक्टर में इसको तो हेड बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, टेल, और इसको हेड बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, टेल। हाँ सर, अब एक बात समझ में आ गया कि दो एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला होना चाहिए। ठीक है ना? अब चीज़ याद रखना है कि एंगल कब निकालेगा, तो दोनों वेक्टर का टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? या हेड से हेड भी जुड़ा होना चाहिए, दोनों का टेल से टेल। गाना सुने ना, ताल से ताल मिला, उसी तरह यहाँ हेड से हेड मिला। जब हेड से हेड मिलेगा तो एंगल बनेगा। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा तो दो एंगल बन रहा होगा, एक अंदर है, एक इनवर्ड है और एक बाहर भी एंगल दे रहा होगा। तो अंदर वाला θ1 है और बाहर वाले को अगर हम θ2 माने तो सबसे छोटा एंगल कौन है, θ1। तो θ1 जो है स्मॉलर एंगल है। अगर जो स्मॉलर एंगल है, छोटा एंगल है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? फिर से समझाते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ेंगे। टेल से टेल जोड़ने के बाद दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनता है और जो दोनों एंगल में से जो छोटा एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया ना? इसी को यहाँ पे लैंग्वेज बनाकर कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान मेथड में समझना है, भारी कुछ नहीं है यहाँ पे। बस जैसे से आपको बताते जा रहे हैं उसी तरह से आप समझते चलिए, आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, इफ़ वी ज्वाइन
टू वेक्टर्स, इफ यू ज्वाइन टू वेक्टर्स बाय देयर टेल्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देन द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना, देन द फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल, दो एंगल बनता है, टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में, बात समझ में आया। देन दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनता है, लेकिन जो छोटा होता है उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलते हैं, बड़े वाले का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। द स्मॉलर एंगल, द स्मॉलर एंगल आगे लिखते हैं, द स्मॉलर एंगल विल बी नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, लैंग्वेज बिल्कुल आसान है। वही बात यहाँ बोला गया है कि इफ़ वी ज्वाइन टू वेक्टर्स बाय देयर टेल्स, सबसे पहले हम दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देन द फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनता है। द स्मॉलर एंगल विल बी नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो छोटा एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है, बड़े वाले एंगल के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करते। आपने मैथ में ऐसे सारी चीज़ें पढ़ा होगा कि ये जो ट्रेंगल होता है ना, बस सर बताए होंगे कि ट्रेंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे जो इस वाले एंगल है ना, अंदर वाले एंगल को हम लोग कवर करते हैं, बाहर वाले एंगल को नहीं देखते हैं। इस चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब तो समझ में आ गया दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना है, जो सबसे स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो दो वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है। देखो ये दोनों वेक्टर को जब हम टेल से टेल मिला देते हैं, इसमें अब हम उस एंगल के बारे में सोचेंगे जो सबसे छोटा है, ये तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं और आपको एक समझना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन होगा। जैसे मान लीजिए इस वाले को ए वेक्टर बोला गया और इसको बी बोला गया, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल बन रहा होगा, इसको हम θ1 बोलते हैं और इसको हम लोग θ2 बोलते हैं। आप बताइए कौन लिया जाएगा, θ1 की θ2, तो आपको आएगा कि सर θ1 छोटा है, यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा, θ1 तो बड़ा हो गया, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। अगर कुछ समय के लिए मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, 300 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। हम ए को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और बी को रोटेट करके चेक करते जाते हैं कौन एंगल बिटवीन टू वेक्टर होने वाला है। इस बी को यहाँ से रोटेट करके ऐसे कर दिया गया, मान लीजिए ऐसे कर दी, इसकी वैल्यू 120 डिग्री है और इसकी वैल्यू 240 डिग्री है। अब बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन कहलाएगा, तो आप बोलिएगा सर 120 कहलाएगा, 240 तो होगा नहीं, क्योंकि जो छोटा होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है, सही बात है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस वाले को, अब बी वाले को ऐसे रोटेट कर दिया गया कि जस्ट इसके अपोजिट चला गया, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, आप जानते होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल देता है, सही बात है, यहाँ भी 180 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन कहलाएगा, कौन होगा, यहाँ पे तो स्मॉलर तो कोई है नहीं, दोनों इक्वल है, तो दोनों जब इक्वल होगा तो दोनों में से किसी को ले लेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा, हम ए को फिक्स किए हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ए फिक्स है और यहाँ पे घूम कौन रहा है, गोलू गोलू बी, तो यहाँ से आ गया इधर बी। अब कौन कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो आप बोलिएगा नीचे वाला, ऊपर वाला तो देखने में ही बड़ा है। तो हमको एक आइडिया मिल गया यहाँ से कि देखो साथ कब छूट जाता है, ये अभी तक ये इसको हम ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा था, फिर मैंने इसको लिया क्योंकि छोटा था, यहाँ पे दोनों बराबर हुआ तो दोनों में से कोई ले लो। जैसे मैंने इसको घुमाया तो ऊपर वाला बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा हो गया। तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, जैसे ही 180 डिग्री से बड़ा होगा तो छोटे वाले के पास चले जाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। तो पहला पॉइंट यही बनता है, यहाँ से नोट करके लिखेंगे, पहला पॉइंट यही बनता है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। समझ रहा है ना, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ तो समझ में आ गया कि सर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम रेंज भी समझ सकते हैं, रेंज क्या होती है। उस रेंज के लिए एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जब दो वेक्टर अगर सेम लाइन में हो, इसको तो हम पैरेलल बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। इसके बीच में एंगल आपको याद रखना है कुछ समय 0 डिग्री, और कैसा वेक्टर कहलाता है, पैरेलल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम। अच्छा, अगर ऐसे हो तो यहाँ पे देखिए एक इस तरफ जा रहा है तो एक जस्ट इसका अपोजिट जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। और ये पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल।
इसको क्या बोला जाएगा, एंटी पैरेलल। और ऐसे होगा तो यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री, इसलिए इसका नाम होगा परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ रहिएगा कि जो इसकी वेक्टर की जो रेंज होती है ना एंगल, वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखो यहाँ अगर ऐसे होगा तो 0 डिग्री, ऐसे होगा तो छोटा वाला लेना है, ऐसे होगा तो अभी छोटा है, अगर ऐसे होगा तो दोनों बराबर है तो कोई ले सकते हो, फिर ऐसे होगा तो फिर छोटा वाला ले लेना है। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, इसके बीच के सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा नहीं होता है। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए कि द रेंज ऑफ, रेंज की मतलब उसकी सीमा, द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, देखिए 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा की वैल्यू, और छोटा और इक्वल होगा 180 डिग्री। समझ में आई बात। थीटा का मतलब यही आपका रेंज है, वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इसका लाइन का मतलब ये ना होता है, इसका लाइन का मतलब इक्वल का मतलब जो थीटा है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, या थीटा 180 हो सकता है या 180 से छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हुआ। 180 से बड़ा कभी नहीं होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आया, यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए हो गया, चलिए समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हम दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे समझते हैं। एक एक्सिस है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इस पे वेक्टर को रखा गया। जरा समझिए यहाँ वेक्टर को कैसे रखा गया। एक वेक्टर यहाँ पे और एक वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, जो वाई एक्सिस एंगल बनाया है 45 डिग्री, और यहाँ भी जो एंगल बनाया वो है 30 डिग्री। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, दो वेक्टर हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपको सोच के बताना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। चलिए बनाइए, इसको ट्राई कीजिए, कम से कम ट्राई तो करना है, बने या ना बने ट्राई करना है। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये सवाल उठता है कि एंगल तब बनता है जब दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला हो या हेड से हेड मिला हो। क्या यहाँ दोनों का टेल से टेल मिला है? सवाल पहला तो यही उठता है। इसका ही हेड है और इसका ये टेल है, इसका ही हेड है और इसका ये टेल, दोनों वेक्टर दूर है। तो सबसे पहली बात कि दोनों को टेल से टेल मिलाइए। तो टेल से टेल मिलाने के लिए मैंने पहले ही बताया इसको पैरेलल शिफ्ट करना है। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब इसको बी को उठाइए, पैरेलल लेके चले जाइए ए के पास। देखिए टेल से टेल मिल गया, टेल से टेल मिल गया तो एंगल बन जाएगा। जो छोटा एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। तो हम बी को भी ए के पास ले जा सकते हैं, ठीक है ना, या ए को उठाकर हम लोग किसके पास ले आ सकते हैं, बी के पास। ये भी हो सकता है तरीका। और नहीं अगर इस तरीका को अपनाना है तो सबसे आसान मेथड ये है कि हम दोनों को उठाकर लेके जा सकते हैं ओरिजिन के पास। इन दोनों को उठाकर किसके पास लेकर चले जाइए, ओरिजिन के पास। ओरिजिन सबसे अच्छा पोजीशन है आपको एंगल बताने के लिए। देखो ओरिजिन तो यही है, इस ए को उठाइए यहाँ पर लाइए, तो ए को उठाकर लेकर आओगे तो ऐसा ही ना वेक्टर बनेगा। अच्छा ए वाला एंगल कितना था 30, तभी भी 30 है क्योंकि पैरेलल शिफ्ट हुआ है। अच्छा तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये मिल गया 60 और ये 30, ठीक है ना। इसको उठाइए और यहाँ पर लगा शिफ्ट कीजिए। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इसको ए बोला गया और इसको बी। दो वेक्टर के बीच का एंगल आप बता सकते हो कितना बना है। जो छोटा होता है वही ना होता है। ये देखिए ये वाला छोटा है, छोटा है कि नहीं। अगर इधर से लाइन बनाओगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा, तो 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, कितना आंसर आएगा 105 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कितना 105 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, पहले इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी एक कर क्वेश्चन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ट्राई करना है, कोशिश करना है। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में देखिए यहाँ पे इसको हम तो बोलते हैं सेंटर, इसको बोलेंगे सेंटर। और यहाँ से क्या कर रहा है कि ये होता है आपका रेडियस, आप भी जानते हो, ठीक है। यहाँ से एक वेक्टर दिया हुआ, एक टच करता हुआ एक वेक्टर पास कर रहा है, इसको ए। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो वेक्टर ए जा रहा है ना, वेक्टर ए, इससे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। समझ में आई बात। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जो टेंजेंट होता है ना रेडियस से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको देगा नहीं, ये आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर जो है इसका ए रेडियस है, इसका ए रेडियस है, और यहाँ पे वेक्टर दिया है एक और, ऐसा जा रहा है।
इसको बोला है बी वेक्टर और इसको बोला है ए वेक्टर, और लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 डिग्री। कोशिश करना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कैसा है, एक वेक्टर ए ऐसे है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा एक सर्कल पे एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है कि नहीं। अब दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो पहला सवाल ये उठना चाहिए आपके मन में कि क्या दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला है? टेल से टेल नहीं मिला, इसका तो टेल ए है और इसका टेल ए है, दोनों को ताल से ताल तो मिलाएंगे, लेकिन मिलाने का सबसे अच्छा कंडीशन होना चाहिए, और वो कंडीशन है क्या? दोनों को ओरिजिन पर लेके चले जाओ, एंगल बन जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से कहीं उठाकर यहाँ चिपका दीजिएगा, एंगल भी तो एनालिसिस करना है ना। इसके लिए क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली बात कि दोनों वेक्टर को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि दोनों वेक्टर को उठाकर कहाँ पे ले चलो? ओरिजिन पे। जैसे ओरिजिन पे लेकर जाओगे तो अपने आप में एंगल मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ भी समझेंगे, इन दोनों वेक्टर को कहाँ पे लेकर चला जाए? ओरिजिन पे ले चला जाए। चलिए आप इस वेक्टर को जब हम लेके जाएंगे पैरेलल तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, पैरेलल है आपस में है। चलिए जैसे ही आया तो आपको एक कंडीशन समझ में आ गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होने वाला और ये वाला एंगल 30 डिग्री होने वाला, क्योंकि सबका सब कितना था यहाँ से यहाँ 120 डिग्री। क्लियर है? चलो इसको यहाँ से यहाँ लेकर शिफ्ट करो। जैसे शिफ्ट करोगे तो एंगल कैसे बनेगा? ऐसे पैरेलल नहीं जाएगा ना, तो पैरेलल जाएगा तो आप जानते हैं कि रेडियस से एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा, जो सबसे छोटा होगा वही होगा। यही आपको पैरेलल शिफ्ट किया गया। देखिए यहाँ पे ऐसे था ना ऐसे, और इसको मैंने ऐसे उठाया और लाकर ऐसे शिफ्ट कर दिया, और जैसे शिफ्ट कर दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे स्मॉलर एंगल इसी तरफ मिल रहा है, तो यही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना मिल रहा है? तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना मिला? 120 डिग्री। तो यही है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर। समझ में आया ना बात? ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर में जितने कंसेप्ट हो सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। आपको इस जितने चीज़ें लिखा गया वो सबको नोट करना है कॉपी में और उसको रिवीजन करते रहना। ठीक है, पढ़ते रहिए एनर्जी के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में।